हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और मुझे बताओ इस पेन की लेंथ क्या होगी। आई एम प्रीटी श्योर आप में से कई लोगों ने इसका जवाब 15 सेंटीमीटर या उसके कहीं आसपास ही दिया होगा। लेकिन अब जरा इस सर्कल को देखो और मुझे बताओ इस सर्कल की साइज कितनी होगी। क्या हुआ? हार्ड टू गेस? वेल, जरा रुको, मैं एक हिंट देता हूं। आई नो आपने अभी सही साइज गेस किया होगा, मगर आखिर क्यों? सबसे पहले अगर मैं पेन की बात करूं तो उस केस में आपको एक रेफरेंस ऑलरेडी पता था, विच इज स्केल 15 सेंटीमीटर। लेकिन सर्कल के केस में जब तक एक रेफरेंस नहीं दिया तब तक आप सभी इसके सही साइज का नहीं पता लगा पा रहे थे। और ऐसा ही कुछ यूनिवर्स के सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ यानी कि प्लैंक लेंथ के साथ भी होता है, जिसकी वजह से अब तक कोई भी साइंटिस्ट प्लैंक लेंथ को विजुअलाइज नहीं कर पाया है, क्योंकि प्लैंक लेंथ इस स्केल के 1 सेंटीमीटर से बिलियन 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 इनटू मिलियन टाइम्स यानी कि 10 raised to the power of 35 मीटर्स स्मॉल है। और इसके आसपास के मेजरमेंट वाली चीजें यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सो सवाल ये आता है कि आखिर किसके रेफरेंस से हम इसे विजुअलाइज कर पाए। बट डोंट वरी, ऑब्वियसली मैंने ये वीडियो बनाया सो मैं कुछ इंटरेस्टिंग लेकर जरूर आया हूंगा। सो बस 2 मिनट दो और मैं फिर भी आपको ये विजुअलाइज करके दिखाऊंगा। बस उससे पहले आपका दिमाग यूजुअली चीजों को किस तरह से इंटरप्रेट करेगा ये जान लेते हैं, ताकि आप प्लैंक लेंथ को सही से विजुअलाइज कर पाओ। तो देखो, हमारा जो ब्रेन है ना, वो चीजों को हमेशा रेफरेंसेस से कंपेयर करके उनका अप्रॉक्सीमेट साइज एस्टिमेट करता है। और यही वजह थी कि पेन के केस में आपकी मेमोरी में पहले से ही एक रेफरेंस सेट था और इसीलिए आप उसका साइज तुरंत बता पाए। बट ऑन द अदर हैंड सर्कल के केस में मैंने आपको एक रेफरेंस जब दिया तब ही जाके आप उसकी साइज को बता पाए। हमारे ब्रेन में 2 सेल्स होते हैं, ग्रिड सेल्स जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के मैप को बनाते हैं, और प्लेस सेल्स जो दूसरे सेल्स होते हैं जो इस एनवायरनमेंट में कौन सी चीज कहां पर है उसका चेक पॉइंट लगाते हैं। और अल्टीमेटली इन दोनों भी सेल्स से कलेक्टेड डेटा के दम पर ब्रेन एक रेफरेंस फ्रेम बनाता है, जिसमें हर ऑब्जेक्ट की साइज बस एक बार देखने पर ही हमारे दिमाग में छप जाती है। यानी कि अब अगर कोई चीज आप पहली बार देखोगे तो आपका दिमाग उसके साइज को एस्टिमेट करने के लिए अपने डेटाबेस में उसके लिए रेफरेंस ऑब्जेक्ट ढूंढने लगेगा। इसे प्रूव करने के लिए 2014 में साइंटिस्टों की एक टीम ने चूहे पर एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने चूहे के ब्रेन के हिप्पोकैम्पस रीजन में इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट किए, जिससे कि वो उसके न्यूरॉन्स की फायरिंग को डिटेक्ट कर सके। इसके बाद उन्होंने चूहे को एक चेंबर में छोड़ दिया और यह देखा कि चेंबर के अंदर चूहा जब पर्टिकुलर स्पॉट्स पर आता है तभी उसके दिमाग के हिप्पोकैम्पस रीजन में न्यूरॉन्स की फायरिंग शुरू हो जाती है। मानो जैसे ब्रेन चेंबर की मैपिंग कर रहा हो, बिल्कुल जैसे कोई डेवलपर किसी गेम वर्ल्ड की मैपिंग करता है। इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि इन शॉर्ट हमारा ब्रेन इन्हीं रेफरेंस फ्रेम और हमारे अन्य सेंसेस से कलेक्टेड डेटा को इनकॉर्पोरेट करके एनवायरनमेंट में पड़े ऑब्जेक्ट्स का रेफरेंस बनाता है और एक दूसरे से कंपेयर करके उसके साइज का एस्टिमेट करता है। सो अब फ्रेंड्स, इसीलिए मैं भी आपको इसी सर्कल के केस की तरह एक रेफरेंस फ्रेम दूंगा ताकि आपके दिमाग को आसानी हो प्लैंक लेंथ को विजुअलाइज करने में। सपोज एक एटम अगर पृथ्वी जितना बड़ा हो तो उसके सामने एक न्यूक्लियस इतना छोटा होगा कि वो सिर्फ गुड़गांव साइबर सिटी को ही कवर कर पाएगा। अब लेट्स से अगर हम इस गुड़गांव साइबर सिटी के साइज के न्यूक्लियस को हमारे पृथ्वी जितना बड़ा कर दे तो इसके सामने अब एक इलेक्ट्रॉन उस गुड़गांव साइबर सिटी जितना छोटा होगा। अब लेट्स से साइबर सिटी जितने बड़े इलेक्ट्रॉन को अगर मैं पृथ्वी जितना बड़ा कर दूं तो इसके सामने प्लैंक लेंथ के साइज का ऑब्जेक्ट महज एक एटम जितना छोटा होगा। यानी कि अब आप यहां पे देख सकते हो एक एटम जिसे कई सालों तक स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल समझते आए हैं हम, एक प्लैंक लेंथ के साइज का ऑब्जेक्ट उसके साथ कंपेयर करके भी उसे विजुअलाइज नहीं किया जा सकता। और इसीलिए आज तक कोई भी प्रैक्टिकली प्लैंक लेंथ को विजुअलाइज नहीं कर पाया, क्योंकि आप मानोगे नहीं बट एक एटम को विजुअलाइज करने के लिए 25 सेंचुरीज लग गए। आई मीन टू से, जहां पर एटम की थियरी 500 BCE में आ चुकी थी, वहीं पर उसका विजुअलाइजेशन इसके 25 सेंचुरीज बाद 1900s में हुआ। तो देखो, 500 BCE में ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने अपनी एटॉमिक थियरी दुनिया के सामने पेश की थी, जिसके अकॉर्डिंग एटम्स स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल यूनिट होते हैं जिनसे मैटर बनता है। अब जैसे ये थियरी पब्लिश हुई, उसे सच साबित करने के लिए फिलोसोफर्स की दुनिया में एटम्स को विजुअलाइज करने की रेस शुरू हो गई। बट क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ सैंड पार्टिकल्स इतनी ही छोटी चीजों तक ही देख सकती थी और एटम का साइज इन सैंड पार्टिकल्स के मुकाबले 10 मिलियन टाइम्स छोटा है, इसीलिए उस वक्त फिलोसोफर्स एटम्स को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे थे। Until 700 BCE, जब इजिप्शियंस ने देखा कि जैसे ही कांच पर लाइट गिरती है उसके पीछे रखी हुई चीजें
बड़ी दिखने लगती है। और यही वो पल था जिसके बाद से लेंसेज बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। इन लेंसेज की मदद से ह्यूमन आई अपनी कैपेबिलिटी से 100 गुना छोटी चीजें लाइक डस्ट पार्टिकल्स को भी देख सकता था। पर एज यू ऑल नो, एटम्स का साइज अब भी इससे मिलियंस टाइम छोटा था और इसीलिए एटम्स को विजुअलाइज करना फिर भी पॉसिबल नहीं था। अल्टीमेटली वो पॉसिबल तब हुआ जब 17th सेंचुरी में फैब्रिक की क्वालिटी चेक करने वाला एक इंसान एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने एटम्स को विजुअलाइज करने का एक नया रास्ता निकाला और इसकी मदद से आज हम एटलीस्ट प्लैंक लेंथ के नजदीक पहुंच सके हैं। दरअसल एंटनी वैन एक ड्रेपर थे, आसान भाषा में फैब्रिक्स और टेक्सटाइल के व्यापारी, और इसीलिए फैब्रिक्स की क्वालिटी चेक करने के लिए उनके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास था। लेकिन उनके पास जो ग्लास था उसकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि उससे फैब्रिक की जांच करना काफी मुश्किल हो रहा था और इसीलिए एक दिन अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से तंग आकर उन्होंने खुद से ग्लास मैन्युफैक्चरिंग सीखी और पेश की एक ऐसी ग्लास जिससे नॉर्मल मैग्नीफाइंग ग्लास से 270 गुना छोटी चीजें भी आसानी से देखी जा सकती थी। मतलब 1 मिलीमीटर के 1000 पार्ट्स में से एक पार्ट को भी ह्यूमन आई इन लेंसेज की मदद से देख सकता था। पर अभी भी लेंसेज की क्वालिटी कुछ खास अच्छी नहीं थी और इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंट्री ली ऑप्टिशियन कार्ल जीस और स्पेक्टिकल मेकर ज़ेकारियस जैनसन ने उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फायदा उठाते हुए लेंसेज की क्वालिटी को और बढ़ाया, इतनी कि लिटरली ह्यूमन आई अभी इन लेंसेज की मदद से 1000 गुनी छोटी चीजें जैसे कि माइक्रोब्स लाइक टार्डिग्रेड्स को तक देख सकते थे। लेकिन टार्डिग्रेड की सबसे डिटेल्ड इमेज दी एक ऐसे माइक्रोस्कोप ने जिसके चलते ह्यूमन आई अपनी कैपेबिलिटी से बिलियन टाइम्स छोटी चीजें देखने लगा। एंड फॉर्चुनेटली इसी माइक्रोस्कोप की मदद से हम आज एटम और यहां तक कि उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को भी विजुअलाइज कर सकते हैं। अगेन इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। दरअसल ये तब की बात है जब 1920s में पता चला कि एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, पर इन्हें नॉर्मल माइक्रोस्कोप से विजुअलाइज कर पाना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए साइंटिस्टों ने माइक्रोस्कोप को और पावरफुल बनाना शुरू कर दिया। इसके चलते उन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम यूज करके एटम्स को देखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया। यह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इतना पावरफुल था कि 10⁻⁻10 मीटर छोटी चीजों को भी देख सकता था। इसकी मदद से साइंटिस्टों ने डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स जैसे मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया। एग्जैक्टली कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जितनी छोटी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होगी वो माइक्रोस्कोप उतने ही छोटे ऑब्जेक्ट्स की इमेज ले पाएगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हुई 10⁻⁻10 मीटर्स यानी कि एक एटम जितनी, तो वो एटम्स की इमेज ले पाएगा। नाउ जैसे जैसे हम वेवलेंथ इससे छोटी करेंगे हमें एटम्स के अंदर के ऑब्जेक्ट्स दिखने लगेंगे। बट देयर इज अ कैच, जब हम किसी भी चीज की वेवलेंथ छोटी करते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और यही मेजर रीजन है कि साइंटिस्ट अब तक प्लैंक लेंथ को विजुअलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग प्लैंक लेंथ को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होनी चाहिए 10⁻35 मीटर्स। एंड जब मैंने थोड़े कैलकुलेशंस किए तब पता चला कि इतनी छोटी वेवलेंथ अचीव करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को 10⁻9 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से एक्सेलरेट करना पड़ेगा, जिसके लिए अराउंड 10⁻50 वोल्ट्स एनर्जी लगेगी। बट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट अगर हमने गलती से भी इस अमाउंट की एनर्जी जनरेट करने की कोशिश की तो वो ऑब्जेक्ट का मास इतना बढ़ जाएगा कि वो अपने आप में ही कोलैप्स होकर वहीं पर एक ब्लैक होल बन जाएगा, क्योंकि एज यू ऑल नो E=mc²। इस फॉर्मूला के मुताबिक एनर्जी इज इक्वल टू मास, यानी जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा मास। और इसी वजह से फ्रेंड्स प्लैंक लेंथ ही यूनिवर्स का सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है, क्योंकि थियोरेटिकली इससे ज्यादा मास एक पर्टिकुलर जगह पे कंप्रेस ही नहीं हो सकता और अगर इस लेंथ में सफिशिएंट मास एक्यूमुलेट हो गया तो वो तुरंत ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में तब्दील हो जाएगा। सो ऑल इन ऑल प्लैंक लेंथ से छोटी कोई लेंथ नहीं हो सकती और इनफैक्ट प्लैंक लेंथ भी प्रैक्टिकली विजुअलाइज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। खैर फ्रेंड्स, प्लैंक लेंथ पर ही ऑब्जेक्ट्स ब्लैक होल्स में तब्दील हो जाते हैं और इसीलिए साइंटिस्ट लाइक स्टीफन हॉकिंग एंड आइंस्टाइन ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में इतने इंटरेस्टेड थे, क्योंकि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को रिवर्स करें तो ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी एक ऐसा रीजन है जहां पर प्लैंक लेंथ देखी जा सकती है और अगर वो प्लैंक लेंथ को समझ ले तो वो शायद यूनिवर्स के काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेनन लाइक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स और बिग बैंग के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं।
जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होगा बाय द वे बिग बैंग की मिस्ट्रीज को अनकवर करना, क्योंकि बिग बैंग के वक्त बिल्कुल हो सकता है कि यूनिवर्स एक प्लैंक लेंथ जितना ही छोटा हो और उस समय हो सकता है कुछ ऐसा फ्रेमवर्क बना हो जो क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दोनों को मर्ज कर सके। इससे में भी आगे जाके ग्रेविटी को भी क्वांटम लेवल पर एक्सप्लेन किया जा सके, बिकॉज आज की तारीख में क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी को यूनिफाई करना साइंटिस्टों के समझ के बाहर की चीज है। और ऐसा क्यों है इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में बात की है इस वीडियो में, जो आपको बिल्कुल चेक करना चाहिए क्योंकि यह आपको आज के करंट नॉलेज से अपडेट कर देगा। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। सी यू नेक्स्ट टाइम, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।